क्या केमिस्ट्री लगती है मुश्किल? अब नहीं। वेलकम टू एआई रसायन पाठशाला। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो करने जा रहे हैं वो असल में किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। जरा सोचिए, जब कोई बिल्कुल नया अज्ञात यौगिक किसी रसायनज्ञ यानी केमिस्ट के सामने आता है तो उसकी अंदरूनी संरचना एक गहरा रहस्य होती है। तो वो उस रहस्य को कैसे सुलझाते हैं? खैर, आज हम ठीक यही डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ बुनियादी सुरागों और प्रतिशत मात्राओं का इस्तेमाल करके हम किसी भी यौगिक का सटीक फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। यकीन मानिए, ये मॉलिक्यूलर रहस्यों को सुलझाने का सफ़र बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम बुनियादी कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद 3 बहुत ही दिलचस्प केस सॉल्व करेंगे। पहला जिसमें सीधा अणुभार दिया हो, दूसरा जहां एसटीपी पर गैसों की बात हो, और तीसरा सबसे चुनौतीपूर्ण दहन विश्लेषण। और आखिर में मैं आपको एक मास्टर चीट शीट भी दूंगा। चलिए सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स और हमारा ब्लूप्रिंट। किसी भी अच्छे जासूस को पहले अपने टूल समझने होते हैं, राइट? तो आइए सीधे थ्योरी में डाइव करते हैं। सबसे पहले हमें 2 बहुत ही ज़रूरी चीज़ों के बीच का फ़र्क समझना होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र बस आपको परमाणुओं का सबसे सरल, सबसे बेसिक अनुपात बताता है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज को ही ले लीजिए। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O है, मतलब 1:2:1 का एक सिंपल रेशियो। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अणु सूत्र हमें असली कहानी बताता है। यह हमें बताता है कि यौगिक के एक अणु में असल में कितने परमाणु मौजूद हैं, जो कि ग्लूकोज के केस में C6H12O6 है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है? तो वो कनेक्शन है ये N फैक्टर। ये एक तरह की मास्टर की है। अगर हम अणु सूत्र भार को एम्पिरिकल सूत्र भार से भाग दे दें तो हमें N मिल जाता है। ग्लूकोज वाले उदाहरण में अगर हम 180 को 30 से भाग दें तो हमें 6 मिलता है। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात, ये N हमेशा, बिल्कुल हमेशा एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होना चाहिए। अगर आपका जवाब दशमलव में आ रहा है तो समझ लीजिए गणना में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। और ये रहा हमारा मास्टर ब्लूप्रिंट। ये वो 5 स्टेप मैट्रिक्स है जिससे हम आगे आने वाली हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसे जल्दी से डिकोड करते हैं। पहला स्टेप, सारे परसेंटेज लिखना और चेक करना कि कहीं कोई ऑक्सीजन तो नहीं छुपी है। दूसरा, उन परसेंटेजेस को उनके परमाणु भार से भाग देकर मोल्स निकालना। तीसरा, उनमें से जो सबसे छोटा नंबर हो उससे सबको भाग देकर एक सिंपल रेशियो निकालना। चौथा, उसे एक होल नंबर बनाना। और 5वां स्टेप, बस उन नंबर्स को सिंबल्स के साथ लिखकर अपना फाइनल फॉर्मूला तैयार करना। है ना बिल्कुल सीधा और आसान? चलिए अब हम आते हैं सेक्शन 2 पर, केस 1, डायरेक्ट वेट। अब वक्त आ गया है अपने इस ब्लूप्रिंट को असली सवालों पर टेस्ट करने का। यह सबसे सीधा और बेसिक एप्लीकेशन है। तो प्रश्न 1.49 को बिल्कुल बारीकी से देखते हैं। हमें दिया गया है कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40% है और हाइड्रोजन 6.67%। अब जो बात इस सवाल को हमारे लिए बहुत आसान बना देती है वो ये है कि यौगिक का अणुभार हमें सीधे तौर पर 30 दे दिया गया है। हमारा मिशन इसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खोजना। अब यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार और क्रूशियल चेकिंग पॉइंट आता है। ज़रा जोड़कर देखिए, 40 और 6.67 तो सिर्फ 46.67% ही हुआ। ये 100% तो नहीं है, तो बाकी का हिस्सा कहाँ गया? बस यही हमारी जासूसी काम आती है। ये जो कमी है ये असल में छुपी हुई ऑक्सीजन है। 100 में से 46.67 घटाने पर हमें मिलता है 53.33%। यानी ये बचा हुआ पूरा हिस्सा ऑक्सीजन का है। अब इस डेटा को अपने उसी मैट्रिक्स में डालते हैं जो हमने अभी सीखा था। कार्बन के 40 को 12.01 से भाग देते हैं, हाइड्रोजन के 6.67 को 1.008 से और ऑक्सीजन के 53.33 को 16.0 से। तो हमें रिलेटिव नंबर्स मिलते हैं 3.33, 6.62 और 3.33। अब रूल के हिसाब से सबसे छोटे नंबर यानी 3.33 से सबको भाग दीजिए। रिजल्ट, हमें 1:2:1 का एक बिल्कुल परफेक्ट होल नंबर रेशियो मिल जाता है। तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया CH2O। अब इस केस को क्लोज करने का टाइम आ गया है। हमें N निकालना है। CH2O का अगर हम भार निकालें तो वो करीब 30 AMU आता है और सवाल में हमारा दिया हुआ मॉलिक्यूलर वेट भी 30 ही है। तो 30 को 30 से भाग देने पर N का मान आता है ठीक 1। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस खास यौगिक के लिए इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जवाब है CH2O। बेहतरीन।
अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। केस 2, गैसेस एट एसटीपी। ये केस थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ हम एक पर्यावरणीय चर यानी एनवायरमेंटल वेरिएबल को अपनी कैलकुलेशन में ला रहे हैं। प्रश्न 150 हमारे सामने एक नया चैलेंज पेश कर रहा है। इस बार हमारे पास कार्बन है 82.7% और हाइड्रोजन है 17.3%। लेकिन यहाँ अणुभार सीधे नहीं दिया गया है। उसकी जगह बताया गया है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर यानी एसटीपी पर 132 मिलीलीटर गैस का भार 0.342 ग्राम है। तो अब हम अणु सूत्र तक कैसे पहुंचेंगे? पहला काम तो वही है जो हम हमेशा करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज को मैट्रिक्स से गुजारना। 82.7 और 17.3 को जोड़ने पर ठीक 100 आता है, तो यहां कोई ऑक्सीजन नहीं छुपी है। भाग देने पर हमें 1 और 2.50 का अनुपात मिलता है। अब देखिए, 2.50 कोई होल नंबर तो है नहीं, तो इसे होल नंबर बनाने के लिए हम दोनों को 2 से गुणा कर देते हैं। इससे हमें 2 और 5 का अनुपात मिलता है। तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला सेट हो गया, C2H5। अब आते हैं असली ट्रिक पर। ये एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। एसटीपी पर 22.4 लीटर गैस हमेशा, जी हाँ हमेशा, 1 मोल के बराबर होती है। और ये जादुई नंबर हमारे लिए मॉलिक्यूलर वेट का दरवाज़ा खोल देता है। हमें पता है कि 132 मिलीलीटर गैस का भार 0.342 ग्राम है। तो 22.4 लीटर यानी 22,400 मिलीलीटर का भार क्या होगा? सिंपल मैथ्स है। 0.342 को 132 से भाग दीजिए और 22,400 से गुणा कर दीजिए। ये कैलकुलेशन हमें सीधे 58.0 ग्राम का अणुभार दे देती है। अब वो अणुभार अनलॉक हो चुका है, तो चलिए N निकालते हैं। हमारे एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H5 का भार है 29.06 AMU। जब हम 58.0 को 29.06 से भाग देते हैं तो N का मान आता है बिल्कुल 2। बस अब अपने C2H5 को 2 से गुणा कर दीजिए और बूम, हमने ब्यूटेन का फॉर्मूला डिकोड कर लिया है, C4H10। एक और रहस्य सुलझ गया। और अब सेक्शन 4, केस 3, कंबशन एनालिसिस यानी दहन विश्लेषण। ये सेक्शन अब तक सीखी गई हर चीज का अल्टीमेट टेस्ट है। यहां असली मजा आने वाला है। प्रश्न 151 के इस डेटा को जरा गौर से देखिए। हमारे पास कोई सीधा परसेंटेज नहीं है, कोई एसटीपी का आयतन नहीं है। हमें बस इतना बताया गया है कि 0.290 ग्राम यौगिक को जलाने पर हमें 0.66 ग्राम CO2 और 0.27 ग्राम पानी यानी H2O मिला। साथ ही हमें वेपर डेंसिटी या वाष्प घनत्व दिया गया है 29.0। तो क्या हम सिर्फ धुएं और राख से पूरे यौगिक को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं? बिल्कुल। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले कंबशन चेंबर के लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। जो CO2 गैस बाहर निकली है उसमें मौजूद हर एक कार्बन परमाणु सिर्फ और सिर्फ उसी अज्ञात यौगिक से आया है जिसे हमने जलाया। और बिल्कुल यही बात पानी में मौजूद हाइड्रोजन पर भी लागू होती है। इसी पक्के रूल का इस्तेमाल करके हम ओरिजिनल यौगिक के अंदर छिपे तत्वों का सटीक परसेंटेज वापस निकाल लाएंगे। चलिए कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करते हैं। हमें 0.66 ग्राम CO2 में कार्बन का भार ढूंढना है। CO2 का कुल मॉलिक्यूलर वेट होता है 44.01 ग्राम, जिसमें से 12.01 ग्राम कार्बन होता है। इस रेशियो का इस्तेमाल करें तो 0.66 ग्राम CO2 में 0.18 ग्राम कार्बन निकलता है। अब इस 0.18 ग्राम को हमारे ओरिजिनल यौगिक के वजन यानी 0.290 ग्राम से भाग देके 100 से गुणा कर देते हैं। इससे हमें कार्बन का परफेक्ट परसेंटेज मिल जाता है, 62.1%। सेम यही ट्रिक हम हाइड्रोजन के लिए लगाते हैं। पानी के 18.0 ग्राम में 2.16 ग्राम हाइड्रोजन होता है, तो 0.27 ग्राम पानी में हमें 0.03 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा। इसे परसेंटेज में बदलें तो ये ओरिजिनल यौगिक का 10.34% बनता है। अब अपना वो सबसे ज़रूरी वाला चेक करते हैं। 62.1% कार्बन और 10.34% हाइड्रोजन। ये तो 100% नहीं हुआ, यानी एक बार फिर ऑक्सीजन छुपी हुई है। 100 में से इन दोनों को घटाने पर ऑक्सीजन निकल कर आती है, ठीक 27.56%। सारी मेहनत रंग लाई। अब हमारे पास सारे परसेंटेज आ गए हैं। इन्हें वापस अपने 5 स्टेप मैट्रिक्स में फीड करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रतिशतों को उनके परमाणु भार से भाग देने पर हमें नंबर मिलते हैं 5.17, 10.26 और 1.72। सबसे छोटी संख्या 1.72 से भाग देने पर रेशियो आता है 3,
5.96 और 1। अब देखिए, ये 5.96 लगभग 6 ही तो है, तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला लॉक हो जाता है, C3H6O। अब आते हैं इस केस के फाइनल स्टेप पर। इसके लिए एक बहुत ही सीधा सा रूल है। अणुभार हमेशा वाष्प घनत्व यानी वेपर डेंसिटी का ठीक दोगुना होता है। सवाल में वेपर डेंसिटी 29.0 दी गई थी, तो उसे डबल कर दीजिए, अणुभार हो गया 58.0 AMU। और क्या इत्तेफाक है, हमारे एम्पिरिकल फॉर्मूला C3H6O का भार भी 58.0 ही होता है, यानी n का मान हो गया 1 और हमारा फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O ही रहेगा। अल्टीमेट डिडक्शन कंप्लीट। और अब हम पहुंच गए हैं सेक्शन 5 पर, द फाइनल चीट शीट। हमने आज जिन 3 अलग अलग केस स्टडीज को सॉल्व किया है, चलिए उन सभी रणनीतियों को एक बार समराइज कर लेते हैं। तो अणुभार तक पहुंचने के हमने ये 3 अलग अलग रास्ते देखे। पहला सबसे सीधा मार्ग, जहां अणुभार पहले से दिया होता है। दूसरा गैसों वाला मार्ग, जहां हम एसटीपी पर 22.4 लीटर के रूल का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा वाष्प घनत्व, जहां हम बस वैल्यू को डबल कर देते हैं। एक बार आपके हाथ में अणुभार आ गया तो n निकालना और फाइनल सूत्र बनाना बच्चों का खेल हो जाता है। यही तो इस विश्लेषणात्मक लॉजिक की खूबसूरती है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसे कितने और अदृश्य रहस्य हैं जिन्हें इसी साइंटिफिक मेथड से सुलझाया जा सकता है। विज्ञान की दुनिया में अगर आपके पास सही ब्लूप्रिंट है तो हर पहेली का एक जवाब जरूर होता है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।